नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ आम इंसान की बल्कि पुलिस की भी रातों की नींद हराम कर दी थी। जहां साजिश और जुर्म को कामयाब बनाने के लिए मुजरिम ने हर संभव कोशिश की और दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया था। पैसा दिए तो कहाँ लगा दिए सारे? अरे मैडम, अपनी उभरती भोजपुरी हीरोइन आ गई। अरे आ गए, अपने भोजपुरी फिल्म के हीरो भी आ गए। नमस्ते सर। आप तो मिले ही है, तो शुरू करते हैं फोटोशूट। ऐसा कुछ एकदम कस के पकड़ लेना आप। हाँ। ये सब दूर हटो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू इतना जवानी फूट रहा है ना, तो जाके किसी और को ढूंढ। हमारे पति से दूर रह, वरना आंखें नोच लेंगी तेरी। अरे तुम्हारे इस बासी पति में ना हमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अमीरों की लाइन लगती है हमारे लिए, ऐसे फकीरों को तो हम देखे भी ना। और हमारी नहीं, अगर तुम्हारे पति की जवानी फूट रही है ना हमको देखकर, फीलिंग आ रही उसे हमें देखकर, तो उसमें हमारी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझी? और तुम अपनी पत्नी को जरा लगाम में रखो, वरना पिटेगी किसी दिन हमसे। अरे मैडम, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक ना। हमको बदनाम करने का कोनो मौका छोड़ना मत तुम। शादी क्या कर लिया, जीना हराम कर दिया तुम हमारा। अरे बाकी का पैसा लौटाओ। अरे मैडम, 2 ही रुपए तो है। तो 2 रुपए क्या पेड़ पे उगता है क्या? ये तुम्हारा बाप दे के गया था हमको। बाप पे क्यों जा रही है? तमीज से बात कीजिए। एक तो हमारी मेहनत का पैसा लेके जा रहे हो, ऊपर से हम ही को तमीज सिखा रहे हो। हम तमीज सिखाएं तुमको? पता है हमको कौन सी मेहनत का पैसा है ये। क्या बोले तुम? अरे मैडम, क्या बोले तुम? कहाँ से? अरे मैडम हम कह रहे थे। क्या बोले तुम? फिर हम तुम्हें बताते हैं, अच्छे से बताते हैं कहाँ से पैसा आता है। हमारा दिमाग खराब मत करो, यही पटक के मारेंगे। तुमको बता दे रहे हैं। ज्यादा बात मत करो। उर्मी, क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम तो बस ये कह रहे थे। हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रहे थे? हमको सब पता है, सब समझ रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कौन सा नया बात है? ये तो रोज रोज का नाटक हो गया है। आधी रात में लड़ाई करना और पड़ोसियों को परेशान करना। ए त्रिपाठी, ज्यादा दिक्कत है क्या तुम्हारी जोरू को हमसे? कहो तो अभी ठीक कर देते हैं इनको हम। अंदर चल अंदर। घर आने में इतना देरी कैसे हुआ? कहाँ थी तू अब तक? पापा काहे हमसे रोज रोज एक ही सवाल पूछते रहते हैं आप? मालूम तो है ना आपको कि काम की वजह से लेट होता है हमको। ये रखिए और अपना चश्मा बनवा लीजिएगा, वरना कल फिर उल्टा अखबार पढ़ते दिखेंगे आप। कहाँ जा रहे हो? अपनी वो 2 पैसे की हीरोइन उर्मिला, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो ना? तुम जब तक हमें बताओगे नहीं ना कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लखनऊ जा रहे हैं। हम भी चलेंगे लखनऊ, भैया से भी मिल लेंगे। बहुत दिन हुआ है ना। नहीं लेके जा सकता, काम से जा रहे हैं और गाड़ी में उतनी जगह भी नहीं है। प्रणाम सर, कैसे है? बैठिए सर। बैठ गए? हेलो, डीजे ट्रैवल्स? हाँ, मुझे लखनऊ की एक टिकट बुक करनी है।
मैडम, ये हमारी पत्नी है, इसका नाम सुप्रिया है। हमको इसका मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है। हम इसको हर जगह ढूंढ लिए लेकिन हमको कहीं नहीं मिली ये। कब से गायब है? 2 दिन से। 2 दिन पहले जब हम लखनऊ गए थे, उसके बाद जब हम काम से आए उसके तब से इसका नंबर ही नहीं लग रहा है। आपकी पत्नी 2 दिन से गायब है और आप आज रिपोर्ट लिखवाने आए? मैडम, हमको तो मालूम ही नहीं था कि वो लापता है। जब 2 दिन पहले हम लखनऊ जा रहे थे तो हमसे जिद करने लगी कि हमको भी ले चलो। हम भी चलेंगे लखनऊ, भैया से भी मिल लेंगे, बहुत दिन हुआ है ना। अब हम काम से जा रहे थे तो इसलिए नहीं ले गए। तो हमको लगा कि गुस्से में फोन बंद करके बैठी होगी, लेकिन जब हम वापस कानपुर आए तो देखे वो घर में भी नहीं है। फिर हमने पड़ोसियों से पूछा, उनको भी नहीं पता कि कहाँ गई है। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? शादी क्या कर लिया, जीना हराम कर दिया तुम हमारा। बस उतना ही जितना एक मियाँ बीवी के बीच में नोक-झोंक होता है। आपने उनके रिश्तेदारों में या मायके में पता किया? शायद वहां चली गई हो। मैडम, मायके के नाम पे तो लखनऊ में सिर्फ उनका एक बड़ा भाई है, जोगिंदर यादव, और हम वहां पे भी फोन करके पूछे हैं, वहां भी नहीं है वो। आप सुप्रिया की डिटेल्स और फोन नंबर दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई खबर मिलेगी आपको बता देंगे। चलो हटो, यहाँ से हटो। किसी लड़की की बॉडी है सर, लेकिन उसका सर और हाथ नहीं है। सूटकेस में सिर्फ उसकी बॉडी के निचले हिस्से के टुकड़े ही हैं सर। बॉडी पूरी तरह गल चुकी है, लगता है शायद पानी में बहुत टाइम तक थी है। अपनी टीम लगवाओ, गोताखोरों को बुलवाओ, नदी के आसपास के इलाके में अच्छे से सर्च करवाओ, आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी डिटेल्स भेजो और पता करो कि हफ्ते भर के अंदर किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। योगी भैया को नमस्कार। तुम यहाँ का लेने आए? लेने नहीं, बताने आए। आपकी बहन सुप्रिया कल दिन से गायब है। आपके जीजा रंजन ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कानपुर के थाने में लिखवाई है। क्या बकवास है ये? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? लड़की है कोई चाबी का गुच्छा थोड़ी है जो खो गई है। और ऐसी बात की तो उसके नालायक पति ने हमें बताया ही नहीं। हमारी बहन सुप्रिया को कुछ हुआ तो नहीं है? अभी कुछ बोल नहीं सकते भैया जी, पर परवर गया तेल लेने। हमारी बहन को ढूंढो, अगर उसको कुछ हुआ ना तो जीना हराम कर देंगे साला सबका। सर, सूटकेस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, शायद पानी में रहने की वजह से धुल चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, मैंने पता किया था, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मरने वाली लड़की की उम्र 23 से 28 के बीच की है। सूटकेस के इस बारकोड से कंपनी से पता करो कि ये किस बैच का है, किस दुकान में सप्लाई हुआ और किसने बेचा और किसे खरीदा। हो सकता है ये सूटकेस ही हमें टुकड़ों से मिली लाश की पहचान तक ले जाए। उर्मिला का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। अरे लगता है आजकल आपकी हीरोइन बिटिया घर पर नहीं है। मतलब आजकल आधी रात में कोई चीख चिल्लाहट की आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो, चलो घर। अरे चलो कुछ भी हो, हमें क्या करना है ना। कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूटकेस आपकी दुकान से खरीदा गया है और ये इसका सीरियल नंबर है। जरा देख के बताइए कि सूटकेस किसने खरीदा। एक मिनट सर, चेक करता हूँ। ये सूटकेस हम नहीं बेचा है। और ये देखिए 4 सूटकेस का सेट है। दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, सीसीटीवी तो नहीं है। जिसने ये सूटकेस खरीदा था उसकी शक्ल या हुलिया कैसा दिखता था, कुछ याद है? ऐसे तो याद नहीं है सर, अब दुकान में कितने सारे कस्टमर आते हैं सर। हाँ, लेकिन हमारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि किसी उर्मिला सिंह परिहार के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है सर।
गॉट इट। बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छा नाचा। थैंक यू सर। अब तुम दोनों इनको जरा बाहर लेके जाओ और इनका नंबर और नाम वगैरह ले लो। डांस तो तुम बहुत अच्छा करती हो। अब थोड़ा अंदर कमरे में ऑडिशन भी ले ले, एक्टिंग का भी देख लेते। जी सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी भोजपुरी हीरोइन बनने के सारे गुण है तुम में। सोशल मीडिया पर उर्मिला सिंह परिहार के नाम पर 200 अकाउंट थे। जब हमने सारे के सारे पोस्ट चेक किए तो एक पोस्ट में हमें यह मिला सर। उर्मिला ने सूटकेस खरीदने के कुछ घंटों बाद ही यह पोस्ट अपने अकाउंट पे लखनऊ से डाला है सर, लेकिन इसके पहले के उसके अकाउंट के सारे पोस्ट कानपुर से किए गए। तो उर्मिला के फोन ट्रैक से कुछ मिला? सर इस पोस्ट के बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पता चला है कि यह नंबर उर्मिला सिंह परिहार के नाम से रजिस्टर्ड है और एड्रेस कानपुर का है सर। मतलब उर्मिला लखनऊ से नहीं कानपुर की है। उर्मिला ने 4 सूटकेस खरीदे, जिसमें से एक में हमें औरत की लाश मिली जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। तो बाकी के 3 सूटकेस कहाँ हैं? उर्मिला के पास। The number you have called is currently switched off. इस तरह। सर, ये लखनऊ से एक केस की फाइल लेकर आए, आपसे मिलना चाहते हैं। सर 4 दिन पहले हमें इस औरत की लाश एक सूटकेस में मिली नदी में, जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। सूटकेस के बारकोड से पता चला है कि एक नहीं 4 सूटकेस किसी उर्मिला सिंह परिहार ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदे थे। तो बाकी के 3 सूटकेसेस को लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि हमें शक है कि बाकी के बॉडी पार्ट सर और हाथ भी किसी सूटकेस में हो सकते हैं। क्योंकि उर्मिला कानपुर की रहने वाली है, इसलिए हेडक्वार्टर ने यह केस आप लोगों को सौंपा है। अब आगे की तहकीकात आपकी टीम करेगी सर। जी सर, ये उर्मिला का ही घर है, बेटी है वो हमारी, यही रहती है। क्या हुआ साहब, इतना सब क्यों पूछ रहे हैं आप? उर्मिला अभी कहाँ है? पता नहीं साहब, वो हमें बताती कहाँ है कि कब जा रही है, कब आ रही है और कब लौटेगी। पिछली बार 20 दिन के लिए गायब थी, वापस आई तो बोली कि काम था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्या किया उसने? हमेशा क्या एक औरत की हत्या में उर्मिला का हाथ हो सकता है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो किसी का इतना सा भी खून देखती थी तो घबरा जाती थी। या वो वापस है या फिर फोन करे, आप लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। पॉसिबल है कि ये लोग हमें इन्फॉर्म ना करें। माँ बाप है ना, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेंगे बिना ये सोचे हुए कि इस बात से उसी को नुकसान होगा। एक काम करो, एक कांस्टेबल यहाँ तैनात करो सिविल ड्रेस में, 24 घंटा यहीं पर नजर रखो। तुम पगला गए क्या यार? 36 बार फोन किए दिन में हमको। पगला तो जाएंगे ना सर, ये उर्मिला की वजह से हमारी फिल्म अटक गई है। उपचार तो सोचना ही होगा। हम एक नई लड़की देखे, हीरोइन बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। वही होगी, आते हैं। अरे ऋतु, आओ आओ, तुम्हारी राह देख रहे थे। गुड इवनिंग सर। ये रंजन सर, आप जानती होंगी। हाँ हाँ, हम तो जानते हैं इनको, हम तो बहुत बड़ी फैन हैं इनके। बाकी 3 सूटकेसेस का कुछ पता चला? नहीं सर। बोले थे हम तुमको, पर तुम हमारी बात मानती कहाँ हो? हीरोइन बनाने चली थी अपनी बिटिया को, बना ली हीरोइन। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने हमको। थोड़ा तो शर्म कीजिए। अरे ये सब उसने हम लोगों के लिए किया। अरे हम ही खा गए अपनी बिटिया को, और अब आप उसे गाली दे रहे, ये नहीं सोच रहे कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हत्या के मामले में पुलिस खोज रही है उसको। और एक बात बता देते हैं, अब अगर वो इस घर में आई ना तो सीधा पुलिस को दे देंगे, समझे?
सर काफी सड़ चुका है। डीएनए टेस्ट से कंफर्म करना होगा कि सर और धड़ एक ही बॉडी के हैं या अलग अलग बॉडीज के। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर किसी और का हो और धड़ किसी और का। मर्डर एक नहीं बल्कि 2 हुए हों। हाँ सरोज। सर, उर्मिला के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के मुताबिक उसका क्रेडिट कार्ड लास्ट लखनऊ में यूज हुआ था एक होटल बुक करने के लिए। लाश के दोनों हिस्से एक ही औरत के हैं या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए की जांच का सहारा लिया जा रहा था। और सूटकेस में मिले सर की शनाख्त के लिए उर्मिला के माता पिता का डीएनए और बॉडी का डीएनए मैचिंग के लिए लिया गया। पुलिस के सामने अब सवाल यह था कि क्या लाश का दूसरा हिस्सा सुप्रिया तिवारी का था, और अगर नहीं था तो फिर सुप्रिया कहां थी और क्यों अब तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था। उर्मिला सिंह परिहार नाम की किसी औरत ने आपके होटल में कमरा बुक करवाया था कुछ दिन पहले। 1 मिनट सर। यस सर। आपके होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? जी है सर, पर अभी थोड़ा खराब है। उर्मिला अकेली आई थी या उसके साथ कोई था? सर अकेली थी। वेलकम मैम। नेम प्लीज। और थोड़ी देर बाद उनका एक असिस्टेंट आया कुछ पार्सल लेकर। वेलकम सर। थैंक यू। हम उर्मिला सिंह परिहार के असिस्टेंट हैं। और उसके कुछ देर बाद उर्मिला जी भी आई। उन्होंने कहा कि हमारा असिस्टेंट ऊपर है, वो सारे सूटकेस नीचे रख जाएगा और एक आदमी आएगा, वो सारे सूटकेस आप उसे दे दीजिएगा। और उसके बाद वो जो गई वो वापस ही नहीं आई। कितने सूटकेस थे? सर उस दिन मैं थोड़ा बिजी था तो ठीक से देखा नहीं, तो बता नहीं सकता। उनका जो असिस्टेंट आया था उनके लिए पार्सल लेकर, उसका नाम पता नोट किया था? नहीं सर। और उसके बाद जो आदमी सूटकेस लेने आया था उसका नाम पता लिया या उसे भी ऐसे ही जाने दिया? नहीं सर, उसकी डिटेल्स है। वो उर्मिला सिंह परिहार हमारे लिए कुछ सूटकेस छोड़े होंगे। हाँ, सूटकेस तो है सर। बस आप अपना नाम, पता और नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। वो क्या है, वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता सकता हूँ ना। जी सर, थैंक यू। सर यहाँ पर धर्मेश। हाँ अंदर आ जाए। सर सुनिए तो सही। सर क्या हुआ वो तो बताइए। क्या काम करता है तू? डायरेक्टर है सर, भोजपुरी फिल्म बनाते हैं। उर्मिला परिहार को जानता है तू? हाँ, एक्ट्रेस है। तो क्या हुआ कहाँ? 18 तारीख को तू लखनऊ में था? हाँ। होटल शालीमार से तूने उर्मिला के सूटकेस उठाए थे? हाँ। कितने सूटकेस थे? 2 ही होंगे। होंगे मतलब? तूने सूटकेस उठाए और तुझे नहीं पता कितने थे? सर दिन भर के थके हुए थे, थोड़ी लगा ली थी तो ठीक से याद नहीं है। और वो तो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर पांडे जी बोले, उसने गए थे हम सूटकेस उठाने। फिर वो होटल से सूटकेस उठाकर हम सीधे कानपुर आ गए। तब से हम पांडे जी को फोन कर रहे हैं, उनका फोन ही नहीं लग रहा। और तब से ये देखो, ये सूटकेस यहीं पर पड़े हुए हैं। तू लखनऊ में उर्मिला से मिला था? नहीं सर, हमको तो पता भी नहीं था कि उर्मिला लखनऊ में है। लेकिन जब तू शालीमार होटल गया था ये सूटकेस उठाने, तेरे साथ एक आदमी और था। कौन था वो? हमारे फिल्म का हीरो रंजन तिवारी। ये वही रंजन तिवारी जिसकी वाइफ मिसिंग है? हाँ, पर सर हुआ क्या है? आप इस सूटकेस के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तेरा जो ये प्रोड्यूसर है पांडे, ये रहता कहाँ है? और इसका पूरा नाम क्या है? रहता क्या है वो तो पता नहीं, हम बाहर ही मिलते थे। और उसका पूरा नाम है गजानन पांडे। ये सूटकेस तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर तू अपना सूटकेस लेकर ये शहर छोड़ने की कोशिश करेगा तो तेरी फिल्म हम बनाएंगे। सर होटल के रिसेप्शनिस्ट का भी यही कहना है कि उसे नहीं पता कि कितने बैग्स थे, और धर्मेश भी यही कह रहा है कि उसे याद नहीं। विनोद, इनमें से किसी की भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे एक तीसरा आदमी भी है जो इस बात का जवाब दे सकता है और जिसका इस मर्डर में हाथ भी हो सकता है, रंजन तिवारी। अब देखते हैं वो क्या कहता है। उसके पास क्या बहाना है सूटकेस ना देख पाने का।
अब डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों सूटकेसेस में मिले लाश के टुकड़े एक ही औरत के हैं। इसका मतलब है वो लाश उर्मिला की ही थी। विनोद, उस प्रोड्यूसर पांडे का कुछ पता चला? सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी छोटे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं सबका पता किया, लेकिन ये गजानन पांडे नाम का कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं। मिल गई फुर्सत तुमको, अब लेकर आ रहे हो चाय? सॉरी सर। सर आप अब सुप्रिया का पता चल गया? सुप्रिया तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और मिला है जिसके बारे में तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम 18 तारीख को लखनऊ में थे? हाँ लखनऊ में थे। और होटल शालीमार भी गए थे सूटकेस लेने? हाँ होटल भी गए थे, लेकिन सर हम बाहर जीप में ही रुके थे। वो धर्मेश गया था अंदर सूटकेस लेने के लिए। धर्मेश होटल से कितने सूटकेस लेके बाहर आया था? वो तो हम देखे नहीं सर, वो लाया पीछे रख दिया, हम आगे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम कानपुर के लिए निकल गए और ऊपर से थोड़ा पी भी लिया था, तो झपकी मारने के लिए रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम लोग गाड़ी रोक दिए थे। तो तुम्हें नहीं पता कि कितने सूटकेस थे? नहीं सर, बताए तो वो धर्मेश लेकर के आया था। लेकिन सर आप सूटकेस के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उन 4 सूटकेसेस में से एक में उर्मिला का सर और हाथ मिले हैं और दूसरे में किसी औरत का धड़, और बाकी के 2 सूटकेस धर्मेश के घर से बरामद हुए हैं। सर ये धर्मेश नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा। सर एक नंबर का लीचड़ आदमी, सर विश्वास करने के लायक नहीं है वो। पता नहीं पांडे को उसने क्या घुट्टी पढ़ाई की, वो उसको डायरेक्टर बना दिया। सर कुछ आता जाता नहीं है उसको, कुछ भी करके वो फिल्म बनाना चाहता है। उर्मिला को लेके बहुत उछल रहा था, बोलता है हमारी खोज है। ये है रंजन तिवारी, जानती होगी, स्टार है। साथ में काम करेंगे तो बहुत सीखने मिलेगा। आप घबराइए मत, हम सिखा देंगे सब इनको। क्या सिखा देंगे? एक्टिंग हम सिखा देंगे आपको। सर कुछ तो बात थी उसमें, एक फिल्म नहीं की थी लेकिन एटीट्यूड ऐसे फेंकती थी कि पूछो ही मत। इतने दिनों से तुम्हारी बीवी गायब है और तुम यहाँ नाच गाने में बिजी हो। सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसको ढूंढना आपका काम है। हमने धर्मेश का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उस पर पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग चुका है। उठा के लाओ उसे। बड़ा शरीफ बन रहा था ना तू? हाँ, तेरी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है हमें। रंजन ने सब उगल दिया है धर्मेश। झपकी मारने के बहाने तूने गाड़ी रास्ते में रोकी और 4 में से 2 सूटकेस जिनमें लाश थी वो नदी में फेंक दी। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। हम क्यों मरवाएंगे उर्मिला को? वो हमारी फिल्म की हीरोइन थी, हमारी फिल्म हिट करवाने वाली थी, भविष्य बनाने वाली थी हमारा। सर हम तो बोलते हैं रंजन ने मारा है उर्मिला को। उर्मिला ने सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। रंजन और उसकी बीवी सुप्रिया का बहुत जोर का झगड़ा हुआ था उर्मिला के साथ। इतना जवानी फूट रहा है ना तो जाके किसी और को ढूंढ। तुम्हारे इस बासी पति में ना हमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। सर रंजन का एक साला है लखनऊ में, बाहुबली टाइप गुंडा आदमी है, जोगी नाम है उसका। हमको लगता है ये जोगी के साथ मिलकर रंजन ने उर्मिला को मरवाया। हम जब लखनऊ में थे तब जोगी के घर पे भी गया था रंजन उसे मिलने के लिए। जोगी के बारे में हम पता लगा लेंगे। तो ये बता पांडे कौन है, कहाँ मिलेगा? क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये पांडे नाम का कोई आदमी है भी या झूठ बोल रहा है? अरे सर बिल्कुल है, उन्होंने तो हमारे फिल्म में पैसा लगाया। कैसे दिए थे पैसे? कैश में दिया था सर। ब्लैक का पैसा व्हाइट करते वक्त ज्यादातर लोग फिल्म में पैसा लगाते हैं तो कैश में ही देते हैं सर, ताकि बाद में फंसे नहीं। धर्मेश कह रहा है कि रंजन अपने साले जोगी से मिलने गया था, जबकि रंजन ने हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं। विनोद, तुम जोगी से पता करोगे सच क्या है। प्रणाम सर, कहिए।
कैसे याद किया हूँ? आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे, अंदर चल के बात करें? अरे अंदर जाने की क्या जरूरत है, जो पूछना है यही पूछिए। 19 तारीख को रंजन तिवारी आपसे मिलने आया था? हाँ आया था। क्यों, क्या काम था? जीजा है हमारा, काम पड़ने का क्या जरूरत है। लेकिन उस दिन हमें भी कुछ अजीब लगा कि हमेशा जब भी आता है वो फोन करके आता है, पर उस दिन बिना फोन किए ही आ गया। पर आप ये रंजन के बारे में इतना पूछताछ काहे कर रहे हैं? इसे पहचानते हैं आप? ये शक्ल तो पहली दफा देख रहे हैं, देखे होते तो पहचान लेते। एक बात बताइए, आप इस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, रंजन के बारे में इतना सवाल पूछ रहे हैं। रंजन की बीवी यानी हमारी बहन सुप्रिया, उसके बारे में कुछ खोजबीन की है कि नहीं की है आपने? हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड्स में पता चला है कि उसका लास्ट लोकेशन लखनऊ था। तो क्या रंजन की तरह वो भी आपसे मिलने आई थी? नहीं तो अरे आती तो बताते नहीं का आपको। देखिए सर, आप बेफजूल का दौड़ भाग कर रहे हैं, उल्टा हम ही पे सवाल दाग रहे हैं आप। रंजन से एक भी बार पूछे आप? हम साला रोज पुलिस स्टेशन अपनी बहन के बारे में पूछते हैं फोन करके, वो एक भी बार अपनी बीवी के बारे में पूछा आपसे? बहुत काम है हमें, चलो। नजर रखो इस पर। मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। सर, मैंने उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर बारीकी से चेक किया, जिसमें एक नंबर सामने आया जिससे उर्मिला के नंबर पे अक्सर कॉल्स किए गए और कोई भी कॉल 1 मिनट से ऊपर का नहीं था। इस नंबर पे कॉल करो। कोई फोन नहीं उठा रहा सर। पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। राइट सर। रंजन तिवारी की पत्नी सुप्रिया जो पिछले कई दिनों से लापता थी, अब ये साफ हो चुका था कि वो लखनऊ में अपने भाई जोगिंदर यादव उर्फ जोगी भैया के घर पर सही सलामत है। तो क्या सुप्रिया और जोगी ने सुप्रिया के लापता होने का झूठा नाटक किया था? ऐसे सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कानपुर पुलिस ने सुप्रिया और उसके भाई जोगी को लखनऊ से कानपुर तलब किया। गलत कर रहे हैं आप जानते नहीं हम कौन हैं। बेवजह अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं आप। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। सर हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए उर्मिला के साथ में। हम उर्मिला की नहीं, तेरी बीवी सुप्रिया की बात कर रहे हैं। सुप्रिया? सुप्रिया मिल गई? तो बंद करिए अपनी घटिया एक्टिंग, इतना अच्छा एक्टर नहीं है तू। सरोज, सुप्रिया, सुप्रिया कहां थे तुम? तुझे नहीं पता था ये कहां थी? सर हमको सच में नहीं पता ये कहां थी। कहां थी तुम? तुम्हारे साले जोगी के यहाँ। अरे तो कम से कम बता तो देती कि तुम लखनऊ जा रही हो। लखनऊ तो हम तुम्हारे साथ ही जाना चाहते थे, तुम ही बोले गाड़ी में लगा। बंद करो या मियां बीवी की नोकझोंक, घर जाके करना ये सब। पहले ये बताओ कि मिसिंग कंप्लेंट का नाटक क्यों किया था तुम लोगों ने? नाटक नहीं है, हम हमारी बहन को जान से ज्यादा चाहते हैं। वो जो बोलती है हम करते हैं। उसने कहा कि रंजन के साथ उसका झगड़ा हुआ, हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं। झूठी कंप्लेंट लिखवाना, पुलिस से झूठ बोलना, ये ठीक है? सर भैया हमारी खातिर झूठ बोले थे, ये यहाँ पे बहुत जाती करते थे। सोचे ऐसे अचानक गायब हो जाएंगे तो अच्छा सबक मिलेगा और पुलिस परेशान करेगी 100 लाख। तमीज में, पुलिस स्टेशन है ये। तुम लोगों के इस नाटक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों ने और जोगी ने मिलकर उर्मिला का मर्डर किया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। आप कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। हमने और हमारी बहन सुप्रिया ने किसी का मर्डर नहीं किया है, समझे आप? देखिए ये रंजन बहुत छिछला आदमी है, आपको तो शक है ना उस पर? अरे हम कह रहे मर्डर उसी ने किया है। सर हमारा यकीन करिए, हमने उर्मिला को नहीं मारा है। अरे हम क्यों मारेंगे उसको? अपने हाथ से अपना भविष्य खराब कर लेंगे क्या? सर, उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड से हमें जो नंबर मिला था जिस पे हमने कॉल किया था और कोई फोन नहीं उठा रहा था, उसकी डिटेल्स आ गई। ये देखिए, पता करो इसके पास इन कॉल्स का क्या जवाब है। सर ऐसा तो कुछ याद नहीं है हमें। उर्मिला हमारी पड़ोसी थी तो कभी कभार फ़ोन किए होंगे। इस कभी कभार बात होने वाली पड़ोसी को तो रात में 1 बजे फ़ोन करेगा? सच सच बोल दे, ये तो बहुत बुरा फंसेगा तू। सर उर्मिला और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मिला तुमको समझना होगा,
हमारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। हम भी तुमको चाहते हैं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं हम, पर तुम्हारा दोनों सपना एक साथ पूरा नहीं हो सकता। या तो तुम हीरोइन बनो या हमसे शादी करो, बोलो। सर वो हीरोइन बनने के सपने को चुनी और हमारे बाबा ने हमारी शादी सुमन से करवा दी। हम दोनों एक दूसरे को आज भी चाहते थे। सर हम चुप चुप के उर्मिला के घर पे भी मिलते थे। उर्मिला के घर पे? लेकिन वो तो अपने माँ बाप के साथ रहती थी ना। हाँ सर, पर वो किराए पे एक घर भी ली थी, यहीं पास में है सर। सर रमाकांत ने उर्मिला के एक और घर का पता बताया, हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाइए। सर उर्मिला और हम यहीं मिलते थे सर। इस घर का मालिक कौन? सर वो सब उर्मिला को पता था, हम कभी पूछे नहीं उनसे। सरोज आसपास पूछताछ करो, इस घर का मालिक कौन है? मिश्रा। यस सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। यहां बहुत कुछ हुआ है। हमारा वास्ता सिर्फ मुजरिम नहीं, बहुत शातिर मुजरिम से पड़ा है। जी मैडम। बता सकती हो इस घर का मालिक कौन है? मैडम वो श्रीमती दमयंती शंकर। उर्मिला सिंह परिहार को घर आपने दिया था किराए पे? जी सर, हम ही दिए थे। वो घर हमारी बीवी के नाम पर है, लेकिन हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। अब उर्मिला वहाँ रहती थी या नहीं ये हमें नहीं पता, बस उसका किराया टाइम से आ जाता था, इसलिए हमने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। सर यहाँ काफी खून बहा है, पूरे किचन में खून के ट्रेसेस हैं। अच्छी तरह से खून साफ करने की कोशिश की गई है। सर रिपोर्ट से साफ है कि उर्मिला के किराए वाले घर पर ही इस जुर्म को अंजाम दिया गया। किचन से जो ब्लड ट्रेसेस मिले थे वो उर्मिला के ही हैं। उर्मिला की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला की मौत 17 तारीख को शाम 5 से 7 बजे के बीच सर पे चोट लगने की वजह से हुई। 17 तारीख को? इसका मतलब है 18 तारीख को जिस लड़की ने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे और जिसने होटल शालीमार में चेक इन किया वो उर्मिला नहीं कोई और थी, और ये सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो उर्मिला का मर्डर 17 तारीख को उसके किराए वाले घर पर हुआ और शायद उसी शाम उस घर की किचन में उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए, और अगले दिन 18 तारीख को किसी दूसरी लड़की ने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे, होटल गई जहां उर्मिला के बॉडी पार्ट्स को 2 अलग अलग सूटकेसेस में डाला गया और 19 तारीख को होटल से ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। लेकिन सर उर्मिला की टुकड़े की हुई बॉडी होटल कैसे पहुंची? शायद उर्मिला का वो असिस्टेंट जो शॉपिंग बैग्स लेकर आया था, शायद उन शॉपिंग बैग्स में उर्मिला की डेड बॉडी थी जिसे बाद में सूटकेसेस में डाला गया। रंजन और धर्मेश हो सकता है इस बात से अनजान हो, या पॉसिबल है वो दोनों ही उर्मिला की डेड बॉडी कानपुर से लखनऊ लेके गए और बाद में सूटकेस में डालकर नदी में फेंक दिया। हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि वो लड़की कौन थी जिसने उर्मिला के क्रेडिट कार्ड से वो सूटकेस खरीदे, बाद में होटल गई, और वो आदमी कौन था जो शॉपिंग बैग्स लेकर आया और जिसने बाद में सूटकेस रिसेप्शन पे ड्रॉप किए। सरोज तुम उर्मिला के उस किराए वाले घर से पता करो, वहां उससे मिलने कौन कौन आता था। सब। विनोद हमें धर्मेश और रंजन से एक बार दोबारा पूछताछ करनी होगी, क्योंकि अभी तक इस केस में सिर्फ एक ही बात साफ है कि बॉडी के टुकड़े सूटकेस में मिले और वो सूटकेस होटल से धर्मेश और रंजन लेकर गए थे। हो सकता है इन दोनों ने ही उर्मिला का मर्डर किया हो और बाद में सूटकेस में बॉडी को ठिकाने लगाया हो। उर्मिला सिंह परिहार की हत्या के मामले में पुलिस के पास संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी। फिर उर्मिला के कत्ल का दृश्य सामने आने के बाद पुलिस पूरी कोशिश के साथ संदिग्धों की तलाश में जुट गई, जो भी उर्मिला की हत्या से संबंधित था। क्या बता सकती हो उर्मिला के घर पे उसके अलावा और कौन आता जाता था? मैडम बहुत से लोग आते जाते रहते थे, अब हम सबको तो नहीं जानते ना। ये या ये, इन दोनों में से किसी को भी देखा है? नहीं मैडम। सर हमारा विश्वास कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ पांडे जी के कहने पर हमने होटल से सूटकेस उठाया, बाकी हमने कुछ नहीं किया सर। सच सच बोलो वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तुम्हारी। हमें पता है पांडे नाम का कोई आदमी है ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सर है, बिल्कुल है। विनोद धर्मेश और रंजन को अलग अलग स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठाओ और पांडे का स्केच बनवाओ।
इनका सच झूठ सब बाहर आ जाएगा। राइट सर। जो औरत उर्मिला बनके तुम्हारे होटल में रुकी थी, क्या यही है? सर नहीं, ये नहीं है। हाँ मैडम, इन्हें देखे हैं, ये आते जाते रहते थे यहाँ पे। इसके अलावा और कोई आता था? 2 बुजुर्ग आदमी हमेशा आते थे और उनमें से एक तो अभी कुछ दिन पहले ही आके गए थे। शक्ल याद है उनकी? हुलिया बता सकती हो? एक मिनट। क्या ये वो आदमी है? हाँ मैडम, ये वही है। उर्मिला का जो असिस्टेंट पार्सल लेकर आया था, क्या यही है? हाँ सर, यही है। सर, धर्मेश और रंजन ने जो स्केच बनवाया है वो एक ही आदमी का है। सर, उर्मिला जिस किराए के घर पे रहती थी उसकी पड़ोसी ने इस आदमी को घर जाते हुए देखा था। इन दोनों को उठा के लाओ, बहुत घुमाया हमें, अब हम इन्हें सैर करवाएंगे। उर्मिला सिंह परिहार को घर आपने दिया था किराए पे? जी सर, हमें दिए थे। वो घर हमारी बीवी के नाम पर है। तो तू है प्रोड्यूसर पांडे। अब ये बता कि शंकर और गजानन पांडे का क्या खेल है? सर, हम अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए गजानन नाम का सहारा लेते थे और इसी नाम से एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे थे और उर्मिला को उसमें हीरोइन लिया था। और खुद विलन बन गया, हीरोइन का मर्डर कर दिया। हम ऐसा क्यों करेंगे? उल्टा उर्मिला के मरने से तो हमको नुकसान हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। चल, अपने इस लाचार बाप के किरदार से बाहर निकल और सच बोल। क्या सच बोले साहब? उर्मिला ने किराए पे दूसरा घर लिया हुआ है, ये बात तूने हमसे क्यों छुपाई? क्या बोलता है साहब कि वो वहां पे? तूने उर्मिला का मर्डर किया, उसकी बॉडी के टुकड़े किए और फिर बॉडी को लखनऊ भिजवा दिया और फिर अपने चमचों को बोलकर बॉडी को नदी में फेंकवाया। नहीं सर, हम निर्दोष हैं, हम सच कह रहे हैं। उर्मिला की बॉडी लखनऊ कैसे पहुंची वो बता, कौन लेकर गया? तू? नहीं साहब, हम नहीं थे, हम तो कहीं और। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने तेरी तस्वीर पहचान ली है और बता दिया कि शॉपिंग बैग्स लेकर होटल में तू ही गया था। हम उर्मिला सिंह परिहार के असिस्टेंट हैं, पार्सल देना है उनको। साहब, उर्मिला हीरोइन बनना चाहती थी। जब हमें ये पता चला तो हम बहुत गुस्सा हो गए। ये काम शरीफ लोगों को शोभा नहीं देता है साहब, पर वो हमारी सुनती कहाँ थी। फिर भी हमारी मजबूरी थी साहब, क्योंकि हम कुछ कमाते तो थे नहीं, घर का सारा खर्च वही चलाती थी। 17 तारीख को क्या हुआ था? उस दिन घर से निकली तो जाने हमारे दिमाग में क्या है कि हमने उसका पीछा किया साहब। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। ये तुम्हारा हीरोइन का काम है? इस धंधे को तुम काम करती हो? हैं? यही शिकायत है तुम्हें कि अपने बाप की उम्र जैसे आदमी के साथ मुंह काला करती फिरे? लेता हूँ। क्या सुनते हैं वाला? अरे गूंगे इधर देख। क्या? बोल बोल। उर्मिला, ये साला क्या किया तू? ये साला मर गई है। हम पुलिस को सब बता देंगे। क्या? एक साला भांग खाए तुम? खुद तो मरोगे, हमको भी मरवाओगे। तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे, खाली अपना जुबान बंद रखना बस। और फिर पांडे ने उर्मिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए साहब। सर, हमने एक लड़की को पैसा दिया, उसको बोला कि उसका ऑडिशन है और उसे उर्मिला बनकर लखनऊ जाना है। वेलकम मैम। नेम प्लीज? उर्मिला सिंह परिहार। और उसके बाद उर्मिला का बाप उर्मिला की बॉडी शॉपिंग बैग्स में लेकर होटल पहुंचा, जहां उसने वो बॉडी सूटकेस में डाली और सूटकेस को रिसेप्शन पे छोड़ा।
जहां से रात में धर्मेश उसे लेके गया, है ना? अब ये बता पांडे, सूटकेस को नदी में किसने फेंका? धर्मेश ने या रंजन ने? रंजन ने फेंका। सदी का महानायक बनना है तुमको कि नहीं बनना है, या कि फिल्म करके घर बैठ जाना है? ये हुई ना बात। अब देखो हम तुमको कैसे लेके एक के बाद एक फिल्म बनाते हैं। तो तुमको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सर हमको हीरो बनना था, और हमारे पास काम नहीं था, इसीलिए हम पांडे की बात में आ गए थे सर। 19 तारीख को क्या हुआ था वो बता। 19 तारीख को मैं और धर्मेश होटल जा रहे थे, लेकिन होटल जाने से पहले धर्मेश को दारू पिला रहे थे और हम खुद दारू पीने का नाटक कर रहे थे। तो फिर हम रास्ते में बोले कि बहुत नींद लग रहा है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और तूने झूठ क्यों बोला कि तुझे याद नहीं था कि कितने सूटकेस थे? सर हम थके हुए थे, पिए हुए थे, धुंधला धुंधला याद था कि 4 सूटकेस थे, मगर सुबह उठकर गाड़ी में देखा तो 2 ही थे। हमने रंजन से पूछा भी तो उसने कहा हमने नहीं देखा, तो हमको लगा 2 ही होंगे। आप तो बस यही सोचते रहे कि कौन है, कहाँ से आई है, किसका खून है। कभी उससे प्यार करते, समझाते तो आज वो ना होता जो हुआ। उसे हमारे लिए अपने आप को बेचना नहीं पड़ता, और ना ही आप आज यहाँ होते जहाँ आप अपनी नफरत की वजह से पहुंच गए। उर्मिला को अपने माता पिता से कभी भी समर्थन या सही परवरिश नहीं मिल पाई। मिला तो सिर्फ धुतकार जो उसके पिता की हर नजर में देखा जा सकता था। शायद इसी वजह से उर्मिला ने वही तरीका, वही रास्ता इख्तियार किया जो उसे सही लगा, जिसमें उसके अपने सपने और घर की जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना भी एक पहलू था। मनोज परिहार और गजानन पांडे पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रंजन तिवारी पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। सभी मुजरिम इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जा चुकी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तुम वही बोल रहे हैं जो हमारे पुरखे कह गए थे, रोटी और बेटी का व्यवहार हमेशा बराबर वालों में होता है। ये दूसरी जात वाले, इस मनीराम से पूछिए अम्मा जी, इसका बेटा कहाँ है? अरे हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है। अम्मा जी, कसूर सिर्फ हमारे बेटे का नहीं है, इसकी बेटी का भी है। अपनी मर्जी से भागी है उसके साथ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, हमारी बेटी को सजा मिलनी चाहिए। कसूर सिर्फ हमारा है का? तू मैं मर मिटे पूछ पूछ के जात। राम रहीम हैरान है, नाजुक है हालात। ये भी तो कह गए थे हमारे पूर्वज। अब आप लोग बताइए हमको कि क्या अपनाना है, अच्छाई या बुराई? पर अम्मा जी देखो नरेंद्र, मनीराम का लड़का सीएमओ के पद पर है। इस पद का लड़का ढूंढ पाते अपनी बिटिया के लिए? अम्मा जी, हम अपनी बेटी की शादी अपनी जात में ही करेंगे। बस हम फैसला कर लिए हैं। तुम दोनों के बेटा बेटी बालिग हैं, अब पता किए हैं हम, वो दोनों शादी भी कर चुके हैं। तो अब ना जात बीच में आएगी और ना ही किसी की जिद। अम्मा जी गए, अम्मा जी गए, अम्मा जी गए। When the going gets tough, the tough get going. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमारी दादी की तरह हमारी मम्मी ने भी साबित कर दिखाया है। ये रही हमारी मम्मी। हर मम्मी गांव की सभी औरतों के साथ मिलकर गृह उद्योग चला रही है। मम्मी कुछ तो बोलिए। हम कब बोले? अरे अपने काम के बारे में बताइए। तू ही बोल। देखिए, कामयाब इंसान तो वही होता है जो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखता। विवेक, तो ये है मेरा कजिन विवेक। विवेक हाय बोले मेरे दोस्तों। नहीं मेघना दीदी, मुझे सब नहीं करना। अरे तो ये है मेरे दद्दू। इनके आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत मशहूर है, वर्ल्ड फेमस, और इनका तकिया कला माइंड ब्लोइंग। ओके गाइस, तो अब हमारे दादी, चाचा और पापा आ गए, लेकिन इन सब से मैं आपको फिर कभी मिलाऊंगी।
वो विधायक है तो हम भी तो सरपंच है गांव के, मनमानी नहीं सहेंगे उसकी। तो पावर में समझौता कर लीजिए आप उससे। समझौता? हमने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है। फोन लगा उसके पीए को, बोलो अम्मा जी मिलना चाहती हैं। काला झंडे बाबूजी, सिर्फ पंचायत में ही नहीं, क्षेत्रीय राजनीति में भी झंडे गाड़ने के लिए तैयार है माँ। अरे वाह, मतलब गांव का ही नहीं पूरे कस्बे का भाग्य बदलने वाली है दादी। माँ, विधायक जी से कल की मीटिंग फिक्स हो गई है। ठीक है, कल चलते हैं। सॉरी, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। बताइए क्या सेवा करें आप लोगों की? सेवा सेवा कहते बहुत हैं आप, पर सेवा करते नहीं है। 3 साल हो गया पानी का पाइप बिछे हुए, पर नलों में अभी तक पानी नहीं है बिश्नोई जी। वो तो तभी आएगा जब जिले में पानी की टंकी बन जाएगी। लेकिन इसका जो बजट था ना, तो पाइपलाइन बिछाने में ही खर्च हो गया। अब ऊपर से फंड आएगा तो। पर नीचे से तो बहुत आए हैं आपके पास। पाइपलाइन बिछाने में जितना पैसा ठेकेदारों को बांटा गया है, उसका आधा तो आप ही के पास आ गया। जबान संभाल के बात कर सरपंच, वरना न ये सर रहेगा और न पंच की अकड़। अकड़ तो अब तुम्हारी टूटेगी बिश्नोई। घर घर पानी के स्कीम में जो घोटाला किए हो ना, सब मीडिया के सामने लाएंगे। कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। संज्ञान, हम यहाँ तुम्हारा 1 घंटे इंतजार कर रहे हो, तुम अब जाके आ रहे हो। मेघा सॉरी यार, पापा को आने में देर हो गई थी। अब उनसे मिले बिना तो हॉस्टल नहीं जा सकता था ना। अब 15 मिनट में तुम्हारी बस आ जाएगी। बस सर 15 मिनट बिताने के लिए इतना वेट किया हम। सच हम तुम्हें ड्रॉप करने ही नहीं आते। तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ भाग सकती हो। सर, माँ हमेशा गले में सोने की चैन, हाथों में सोने के कंगन, हीरे और सोने की अंगूठियां पहनती थी। लेकिन ये जगह आपके घर से काफी दूर है। आपकी माँ इस सुनसान जगह पर अकेले क्या करने आई होंगी? सर, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को माँ घर पर नहीं आई थी और उनका फोन भी बंद आ रहा था, और आज सुबह यहाँ उनकी लाश। आप लोगों को किसी पर शक? साहब, हम कहते हैं सब पूरा किया धरा है ना नरेंद्र का ही है। कौन नरेंद्र? हमारे गांव का ही है साहब। उसकी लड़की ने दूसरे जात के लड़के से शादी कर लिया था। नरेंद्र चाहता था अम्मा जी और लड़के को सजा दे, पर अम्मा जी लड़का और लड़की के रिश्ता का बचाव किए थे, इसलिए बहुत गुस्से में था। अम्मा जी, मैं उस नीच लड़के को अपना दामाद ना मान सकता। अगर आपकी बेटी होती तब भी आप यही फैसला सुनाते? हाँ, तब भी हमारा यही फैसला होता। हमें मंजूर नहीं है आपका ये फैसला। साहब, नरेंद्र अपना फोन बंद करके भाग गया है। हमको पूरा यकीन है अम्मा जी का मर्डर उसी ने किया है। रहता कहाँ है नरेंद्र? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग? साहब, उस कमीने नरेंद्र ने हमारी अम्मा जी की हत्या की है, और आज हमारे हाथ आने से पहले ही भाग गया। अगर हमारे हाथ आ जाता तो हम मुझे यही काट देते। एक मिनट, जब वो घर पे है ही नहीं तो तोड़फोड़ करके क्या फायदा होगा? तो सर, लाई ना उसे हमारे सामने, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाभी, हमने चारों तरफ पता किया, लेकिन मेघा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पर वो ऐसी तो गायब नहीं हो सकती ना शमशेर भैया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मेघा कल से गायब है। हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या माँ की लाश तो आप नहीं ढूंढेंगे उसे? उसकी कुछ पड़ी नहीं है क्या आपको? रजनी देवी के कातिल को जल्दी ढूंढना होगा, वरना गांव वालों का बवाल और बढ़ सकता है। जी सर, ये नरेंद्र जिस तरीके से गायब है उसे देख के तो लग रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र ने रजनी देवी का कत्ल किया है और गहने लूटे हैं, और फिर कत्ल को लूट की शक्ल देने की कोशिश की हो। लेकिन रजनी देवी कल रात से गायब है,
तो हो सकता है उनका कत्ल भी कल ही हुआ। और सवाल ये है कि गांव की एक महिला सरपंच अपने गांव से इतना दूर उस सुनसान जगह पर क्या करने गई होगी। सर हो सकता है कि मर्डर किसी दूसरी जगह पे किया गया हो और बॉडी को ले जाके वहां डंप किया गया हो। फिर भी उस जगह का पता करना होगा जहाँ रजनी देवी का कत्ल हुआ। रजनी देवी की कल की पूरी एक्टिविटीज पता करो और आसपास जितने भी सुनार हैं सबको इन्फॉर्म करो। हो सकता है कातिल गहने बेचने की फिराक में हो। शहर क्या गई यार, इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, खबर तक नहीं दी हमें। और तू हरामखोर, तू कहा था बेकाम हुआ। वो बाजी अम्मा जी ने हमें दोपहर में ही काम के लिए तहसील भेज दिया था। अरे तू तहसील में था तो कौन सी कचहरी लगाने गई थी? तू बता आदित्य, तुझे उसके बारे में सब पता रहता ना, अब बोलेगा अभी। रजनी ये को आखिरी बार आपने देखा था? जी सर, माँ और हम विधायक जी के पास से लौट रहे थे और हमें काम से शहर जाना था। माँ के कहने पर हमने शाम को उनको गांव के पास छोड़ दिए थे सर। और माँ को शाम में टहलने की आदत थी तो हमें लगा कि टहलते टहलते वो घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद रजनी जी घर आई नहीं? उस वक्त घर पे कौन था? सर कोई नहीं था यहाँ और हम अपनी बीवी के साथ उसके मायके गए हुए थे। देर रात पहुंचे तो माँ नहीं थी, तभी से हम उनको खोज रहे थे। आप इनके साथ थे? अब हम तो 2 दिन से शहर में थे, योगा शिविर में। खबर मिलते ही फौरन लौट आए। पता नहीं सब कैसे हो गया। तो आदित्य ने रजनी देवी को गांव के बाहर ड्रॉप किया था। हो सकता है किलर ने वहां उन्हें अकेले देख उनको टारगेट किया। लेकिन ये बात उनके बेटे ने मैं पहले नहीं बताई। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। पता करो रजनी देवी के मर्डर की वजह कहीं कोई घरेलू झगड़ा तो नहीं, और नरेंद्र को ढूंढने पर जोर दो। ठीक है सर। रजनी ने नरेंद्र की बेटी के गैर जातीय विवाह को जायज ठहराया था और सरपंच बनने के बाद से लगातार रजनी ऐसे फैसले कर रही थी जिसने उस पूरे क्षेत्र में उसकी गरिमा बढ़ा दी थी। पर उससे प्यार करने वालों से ज्यादा उससे नफरत करने वाले थे। लेकिन सवाल यह भी था कि रजनी की पोती मेघा और उसका दोस्त संज्ञान जिस क्रूरता का शिकार हुए थे, क्या रजनी की हत्या से उसका कोई लेना देना था? आखिर क्या वजह थी कि रजनी के परिवार ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि मेघा भी लापता है? पुलिस को रजनी के परिवार पर भी शक हो रहा था और उनका खबरी नेटवर्क रजनी और उसके परिवार से जुड़ी हर जानकारी को इकट्ठा कर रहा था। हम पे भरोसा रखो विनीता, हम भी मेघा के लिए परेशान हैं। पुलिस को इस मामले से दूर रखना पड़ेगा, इसी में मेघा की भलाई है। सर जिस दिन रजनी देवी की लाश मिली थी उस दिन सुबह नरेंद्र को एक टैक्सी स्टैंड के पास देखा गया था। एक सवारी टैक्सी वाले ने उसे हापुड़ बस अड्डे के पास उतारा था। हापुड़ पता करो, हापुड़ या उसके आसपास नरेंद्र की जान पहचान का कोई रहता है या नहीं? हो सकता है वहीं चुपके बैठा। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये मर्डर फैमिली के इंटरनल मैटर से जुड़ा हो सकता है। मैटर क्या? सर आदित्य बहुत पहुंची हुई चीज है। ये आदित्य बहुत सारी शराब की भट्टियों में साइलेंट पार्टनर था और रजनी देवी ने ऐसी बहुत सारी भट्टियों को बंद भी करवाया। तो क्या बेटे के गैर कानूनी धंधों में माँ के उसूल आड़े आ रहे थे? सर वैसे आदित्य का सगा रिश्ता नहीं था रजनी देवी से। रजनी देवी उदित और आदित्य की सौतेली माँ थी। दरअसल उदित और आदित्य के पिता की शादी रजनी देवी की बड़ी बहन से हुई थी, लेकिन आदित्य के जन्म के बाद उनकी मौत हो गई और उसके बाद रजनी देवी के पिता ने उनकी शादी विश्वनाथ से करवा दी। रुक जा।
चल चाट इसको। क्या पता तूने कुछ मिला दिया उसमें। चाट भाजी मैं समझा जबान बोलने के लिए नहीं, चाटने के लिए निकाल। चल शाबाश। अरे वफादारी का नाटक बड़ा अच्छा कर लेता है तू। है हम गलत काम करते थे, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ मिटाने में तो माहिर हो तुम, पर वैसे भी तुम्हें अपनी माँ से कोई खास हमदर्दी तो थी नहीं। उनकी मौत के बाद हमारे भी आंसू आए थे, पर यह सच है कि उनके उसूल खलते थे हमको, और हमको ही क्या, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो खलती थी। किसकी बात कर रहे हो? अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको यहाँ आप बिठा नहीं पाएंगे। तो आप साहब बोलो, किसकी बात कर रहे हो? हमारी माँ ने इस बार विधायक बिश्नोई जी से पंगा लिया था, उसी के ऑफिस में उसी की पैंट ढीली कर दी। अकड़ तो अब तुम्हारी टूटेगी बिश्नोई। घर घर पानी के स्कीम में जो घोटाला की हो ना, सब मीडिया के सामने लाएंगे। कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तू मेरी कुर्सी हिलाएगी? तू मेरी कुर्सी हिलाएगी? औकात देखिए तेरी। अरे सर, सर तुम्हारे जैसे कितने सरपंच मेरे नीचे हैं। अरे सर रहने दीजिए ना, माँ छोड़ो। औकात की बात कर रहे हैं नेताजी, ऑफर तो सुना दे हम इनको अपना। आप चाहते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखें, बस आप हमारे गांव के स्कूल के लिए 20 लाख रुपया डोनेशन दे दीजिए, हम एकदम चुप हो जाएंगे। उन्हें लग रहा था विधायक जी डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो माँ को मार के ही खामोश कर दिया। अच्छा, तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर अगर हम आपको पहले बता देते तो वहाँ जो विधायक बिश्नोई जी बैठे हैं वो हमको उठा लेते घर से, और आप उनकी गिरबान तक नहीं पकड़ पाते। नो एविडेंस बोल के आप लोग पल्ला झाड़ लेते। सर हमें अपनी सिक्योरिटी भी देखनी, और साथ में अपनी फैमिली वालों की भी। The number you have called is currently switched off. Please dial after some time. कौन है? रूम सर्विस मैडम। आदित्य नेताजी का नाम लेकर घुमा रहा है हमें। पर इतना कंफर्म है कि रजनी देवी नेताजी से मिलने गई थी। पता करो, क्या रजनी देवी के पास कोई ऐसा सबूत था जिससे नेताजी को खतरा हो सकता था, और हो सकता है इस काम के लिए नरेंद्र को इस्तेमाल किया गया हो। ये केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था, और इस केस के सबसे बड़े सस्पेक्ट नरेंद्र को ना पकड़ पाने से पुलिस पर मीडिया और गांव वालों का प्रेशर आ गया था। लेकिन जल्द ही पुलिस ने नरेंद्र को ढूंढ निकाला। मैडम हम मानते हैं, हम अम्मा जी के फैसले से गुस्सा थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तो फिर हमें देख के भागा क्यों? मैडम भागते नहीं तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ते। और अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। बता, रजनी देवी के गहने का छुपाए तूने? मैडम हमने कुछ नहीं किया। शर्मा, कूट इसको। देखिए,
कहते थे ना कि उनका किसी से चक्कर है। चलिए अंदर दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भाई साहब? कहा हुआ सीमा? ये बोल रही है स्वीटी के साथ चक्कर चल रहा है आपका। मेरे बीवी हमारे बता रहे हैं आप। भाई साहब, इसमें इनका दोस्त नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, ये हमारी बीवी हम पे शक इतना ज्यादा करती है। तुम झूठ मत बोलो। अरे हम ये भाई साहब से मिलने आए रहे और इनको देखने के बाद में भी तुम ये फालतू का तमाशा कर रही हो। इसको क्या लगता है कि इसके हकलाने की वजह से हम इसको पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए सिर्फ अटेंशन हमारा पाने के लिए हमको जगह जगह बदनाम करती फिरती है। सुनिए, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। और बात क्या है? हमारी बेटी लापता है। क्या? जिस दिन आपकी सास रजनी देवी का कत्ल हुआ उस दिन से आपकी बेटी मेघा भी गायब है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे पर हमारे पति ने हमें रोक लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कहीं आप मेघा पर शक ना करो। और मेघा गायब क्यों है? उसकी क्या वजह? सर, वो एक लड़के को पसंद करती थी। कौन लड़का? संज्ञान। संज्ञान, हम यहाँ तुम्हारा 1 घंटे अंदर इंतजार कर रहे हो, तुम अब जाके आ रहे हो। मेघा सॉरी यार, पापा को आने में देर हो गई थी। सर, जिस दिन मेघा गायब हुई उस दिन हमें लगा कि संज्ञान उसे लेके भाग गया है, क्योंकि उस दिन से वो भी गायब है। संज्ञान जया कुमारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। वो ललितपुर के किसी हॉस्टल में रहता है मैडम। घर में कौन कौन है? उसके सिर्फ पिताजी है। क्या नाम है फादर का? राम प्रवेश। इनका नंबर है आपके पास? जी मैडम। सर, मेघा के लापता होने को लेकर रजनी देवी के घर में हर कोई जानता था, और मेघा की माँ की तरह सब लोग मेघा के दोस्त संज्ञान के ऊपर ही शक जता रहे हैं। और संज्ञान भी गायब। अब इस केस की कई परतें खुल रही हैं। सर, एक अजीब सी बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद रजनी देवी के पति विश्वनाथ, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपने दोस्तों यारों के साथ रोजाना उसके ड्रिंकिंग सेशन चल रहे हैं। और जिस दिन रजनी देवी का कत्ल हुआ उस दिन वो यहाँ था भी नहीं। कहीं ये सारा प्लान विश्वनाथ का तो नहीं? हमें फिक्र हमारी पोती की है सर, लेकिन ये रजनी, यही वजह है सबकी कि आज मेघा हमसे दूर है। आखिर क्या वजह जो आप अपनी मरी हुई बीवी को इतना कोस रहे हैं? उसे कोसने की हजारों वजह है हमारे पास। तब तो उसे मारने की भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी आपके पास। हमें मालूम था आप हम पे शक करेंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया सर। अपनी बीवी को कोसने की वजह नहीं बताएंगे? उसे कोसने की सबसे बड़ी वजह थी वो शमशेर। शमशेर? हाँ, शमशेर। हमसे ज्यादा उसे पसंद करती थी। कहती थी कि हम उसकी नहीं, उसके बाप की पसंद थे। आप कहना चाहते हैं आपकी बीवी रजनी देवी का शमशेर के साथ? जो आप खुद देखा है वही बता रहे सर। वो हमारे फार्म हाउस में उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारती थी। हम साथे पर तुझे छोड़ूंगा क्या? तुझे थाने में क्या तो उसी में छेद करता है साले। हाँ, छोड़िए इसे। छोड़ूंगा नहीं उस जगह। आपको ज्यादा मर्दानगी दिखाने का जरूरत नहीं है।
उम्र देखिए अपनी, कुछ बचा नहीं है आप में। उस कमीने के सामने में जलील करती थी और हम खून के खून पी के रह जाते थे। कई बार हमने उसको माफ कर दिया। ये आज उसके कर्मों की सजा मिली है उसे, और ये सजा आपने उसे दी। मैं पहले भी कहा आपसे सर, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन शमशेर उसके सारे राज जानता था। वो ये भी जानता था कि आजकल वो किसके हद पे चढ़ी थी। मैडम जी, हम अपने किसी काम से बाहर नहीं गए थे, बल्कि हम तो अपने बेटे संज्ञान को खोजने गए थे। कहाँ खोज रहे थे? और आखिर ये संज्ञान गायब कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा मैडम जी। वो गर्मियों की छुट्टी में 7 जुलाई को अपने हॉस्टल के लिए निकला था, तभी हम उसको आखिरी बार मिले थे। और फिर उसके बाद हम अपने किसी काम से सतना चले गए। 5-6 दिन बाद उसके हॉस्टल से फोन आया कि वो अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचा है। फिर हम सतना से सीधे ललितपुर चले गए उसके हॉस्टल, और फिर वहां से जब वापस आए तो पता चला कि आप उसको पूछने आए थे। 7 जुलाई से ये लड़की भी गायब है। इसका नाम मेघा है। मेघा की माँ का कहना है कि संज्ञान और मेघा की दोस्ती थी। क्या आपको इन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ पता था? नहीं मैडम जी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मेघा के घर वालों का ये कहना है कि संज्ञान इस लड़की को भगा के लेके गया है। नहीं मैडम जी, हमारा बेटा तो रात दिन पढ़ाई में लगा रहता है, और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारी बदनामी हो। साहब, हम अम्मा जी के सिर्फ सेवक थे और उनका हुक्म टालने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी। उनके साथ संबंध रखना हमारी मजबूरी थी, हमारी इच्छा नहीं। 10 बज गए। हम आपके लिए खाना पैक करा कर लाएं या घर पर जाकर खाएंगे? आज घर जाने का मूड नहीं है हम। तुम भी यही रुक जाओ। जी। जो कुछ कहते हैं सर हिलाकर हाँ कर देते हो। सब बात मानोगे का हमरे? जी, बस हुक्म करके देखिए। सच बोल रहे हो क्या? उस दिन की बात से हम उन्हें मना नहीं कर सके। तो ऐसा क्या हुआ था कि तूने रजनी देवी को मार ही दिया? नहीं सर, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। 7 जुलाई जिस शाम रजनी देवी का मर्डर हुआ, तूने अपने दोनों साथियों को, विक्रम और भवन को फोन किया था, और तुम तीनों ने मिलकर रजनी देवी की पोती को उठाया। वो दोनों कबूल कर चुके। अब तेरी बारी। हमने जो कुछ किया वो अम्मा जी के कहने पे किया। तुम लोग वहां से उसे अम्मा जी के पास ही ले गए। हमारे घर की बेटी होके कुछ जात वाले लड़के से इश्क लड़ा रही थी तुम? दादी, हम संज्ञान से प्यार करते हैं। हम आपको उसके बारे में बताने ही वाले थे। हमने पहले ही पता कर लिया। भूल जाओ उस लड़के को। हमने तुम्हारी शादी एमपी साहब के बेटे से तय कर दी है। इससे तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और हमरे कुल की भी। दादी, आप कुल और जात की बात कर रही है? हाँ, कहे बेटी और रोटी का व्यवहार कुल जात देखकर ही किया जाता है बिटिया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगी। अगर अब आपने हमें संज्ञान से शादी करने से रोका तो हम पूरे गांव को बता देंगे आप कितनी बड़ी ढोंगी है। जुबान लड़ाती हो हमसे? हाँ, हम आपके नहीं अपनी पसंद के लड़के से शादी करेंगे, और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती की तो आपके लोगों के बीच आपको जलील कर देंगे। हमको जलील करोगे तुम? हमको जलील करोगे? जलील करना किसे कहते हैं हम बताते हैं तुमको। ले जाओ इसे। इसका वो हाल करो कि अपनी शकल किसी को दिखा ना सके। नहीं दादी, छोड़ो मैं। दादी नहीं। रुको, दरवाजा खुला छोड़ देना। हम उनका वो रूप देखकर हैरान थे साहब। वो हमें
अपनी ही पोती के साथ दुष्कर्म करने का फरमान सुना रही थी। हम मजबूर थे साहब, हमें उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ करना पड़ा था। साहब उस दिन उन्होंने हमें हमारी ही नजरों में गिरा दिया था। हम सह नहीं सके। हम अम्मा जी और मेघा को फार्म हाउस में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें सच में कुछ नहीं पता। तू मेघा का रेप कर रहा था और तेरे दोनों साथी संज्ञान का कत्ल। और तू कह रहा है तूने जो किया सिर्फ अम्मा जी के कहने पर किया। खुद को बेकसूर समझ रहा तू? मैडम, हम उस लड़के की पिटाई जरूर की थी, लेकिन हम जान से मारना नहीं चाहते थे। हमको लगा खत्म हो गया मैडम, इसलिए उसकी बॉडी को ठिकाना लगा दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। भाई तूने जो किया उसे कम समझता है तू? शमशेर का बयान चौंकाने वाला था। भले ही रजनी और शमशेर के अनैतिक संबंध होंगे, लेकिन रजनी जैसी आदर्श महिला जिसे गांव का गौरव समझा जाता था, क्या उसी औरत ने अपनी पोती के रेप का फरमान सुनाया था? क्या उसने वाकई शमशेर को संज्ञान की हत्या का भी आदेश दिया था? इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन शमशेर झूठ बोले, पुलिस को फिलहाल इसकी भी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। शमशेर के साथ ही बोल रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि संज्ञान मर चुका है। अगर ऐसा होता तो उसकी लाश मिलनी तो चाहिए थी। सब भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों सच सच बोल रहे हैं कि कहानी अब भी कुछ और है। और रजनी देवी के घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रजनी देवी अपनी पोती के साथ ऐसा कुछ करवा सकती है। और सही है, शमशेर के दोस्त भी ये मानने को तैयार नहीं है कि रजनी देवी की हत्या में उन दोनों का हाथ है। संज्ञान के साथ साथ मेघा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ये केस को सुलझता ही जा रहा है। सर एक बात पता चली है। रजनी देवी की हत्या के अगले दिन उनके बड़े बेटे उदित ने एक गैराज में एक कार बेची थी, वो भी सिर्फ 15,000 रुपए में। कुछ तो गलत है। उस कार को तुरंत जब्त करो और फोरेंसिक को बुलाओ। और रजनी देवी के घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और किसी भी तरह से पता करने की कोशिश करो कि संज्ञान और मेघा इस वक्त कहाँ है। सर देखा पुलिस के पास जाने का नतीजा कितना तमाशा बन गया है हमारा। तो चाहते क्या हैं आप? हम अपनी बेटी को भूल जाएं? इस मुसीबत में फंसने से अच्छा है कि भूल जाओ कि हमारी कोई बेटी भी है। उस गाड़ी को जब्त किया गया तो फोरेंसिक को उसमें कई ऐसे खून के धब्बे मिले जिन्हें मिटा दिया गया था, और ये देखा जाने लगा वो खून रजनी से मैच करता था या नहीं। वहीं संज्ञान और मेघा की तलाश भी जारी थी और जल्द ही पुलिस को मेघा की हत्या की जानकारी मिली। सर मेघा की लाश हमें हाईवे से कुछ दूर एक सुनसान जगह पे मिली। बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब थी सर, बॉडी पे कोई कपड़ा भी नहीं था। सर पोस्टमार्टम से हमें यह पता चला है कि मेघा के सर पे किसी भारी चीज से वार करके उसे मारा गया था। और सर हैवानियत की बात तो यह है कि मेघा को मारने के बाद डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। मेघा पहले भी रेप का शिकार हुई थी। उस वक्त इस रेप में ये शामिल था। और मेघा के अलावा ये संज्ञान भी मिसिंग है। आपकी तहकीकात के दौरान क्या कुछ ऐसा सामने आया जो इस लड़के से कनेक्टेड हो? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ अभिषेक। सर उस कार में मिले ब्लड की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वो ब्लड रजनी देवी के ब्लड से ही मैच करता है। सर मानते हैं कि हमने आपसे सच छिपाया, लेकिन माँ की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना? सर उस रात माँ घर नहीं पहुंची थी और मेघा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। हम और आदित्य बहुत परेशान थे। हम जब माँ के फार्म हाउस पर पहुंचे तो हमने देखा हमने नहीं मारा है माँ को। तुमने नहीं मारा तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? और मेघा के गायब होने की बात भी तुमने पहले नहीं बताई, क्यों? साफ साफ बोलो, क्या छुपा रहे? सर कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। हमें लगा कि शायद मेघा के हाथों माँ की हत्या हो गई हो। हम तो सिर्फ उसको बचा रहे थे। तो तुम जानते थे कि मेघा ने तुम्हारी माँ? नहीं सर, हम तो खुद ही ढूंढ रहे थे उसको। उस रात रजनी का मर्डर हुआ था, ये बात सिर्फ उदित और आदित्य ही नहीं, मेघा की माँ विनीता और रजनी के पति विश्वनाथ को भी मालूम थी।
इसलिए पुलिस किसी का भी भरोसा नहीं कर रही थी। वहीं संज्ञान की भी कहीं कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा मिला था जिसने पुलिस का नजरिया ही बदल दिया था। सब कुछ दिनों पहले मेरठ में एक सीमा नाम की औरत का मर्डर हुआ। सीमा के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी मेघा के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी से मैच करती है। मेघा और सीमा दोनों के मर्डर करने के बाद उनकी बॉडी के साथ रेप किया गया था। सीमा का रजनी देवी या मेघा से कोई कनेक्शन? सर फिलहाल तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है। माना कि सीमा और मेघा का मर्डर केस अलग है, लेकिन रजनी देवी के मर्डर केस में वो सिमिलैरिटीज नहीं मिली। तो सीमा के मर्डर केस में कोई ऐसा सस्पेक्ट जो मेघा से कनेक्टेड हो? सर फिलहाल उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला है। पर सीमा के मर्डर में मेरठ पुलिस को सीमा के पति योगेंद्र पे शक था। पुलिस का कहना है कि सीमा को अपने पति पे शक था क्योंकि उसका काफी औरतों के साथ अफेयर चल रहा था। तो हो सकता है योगेंद्र मेघा को भी जानता। साहब हम किसी मेघा को नहीं जानते, हमने कोई मर्डर नहीं किया है। तेरी बीवी तुझ पर शक करती थी, हो सकता है तेरा मेघा से भी अफेयर रहा हो। साहब हम कितनी बार बताए आपको, ऐसा कुछ नहीं है साहब, भगवान कसम खा के बोल रहे हैं हम। अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी हम पहचाने नहीं आपको। अरे हम आपके पापा के दोस्त हैं, संजीव। पापा कोई संजीव अंकल आपके फ्रेंड है क्या? सर पिछले कुछ सालों के मैंने कई मर्डर केसेस स्टडी किए। इसमें मालूम चला कि सीमा और मेघा जैसी कई ऐसी लड़कियों के मर्डर केसेस सामने आए जिसमें डेड बॉडीज के साथ रेप किया गया था। हत्या की वजह थी सर पे हुआ वार, और एक दो क्राइम सीन पर पुलिस को खून में लथपथ हथौड़े भी मिले। हथौड़े? यस। तो क्या ये किसी सीरियल मोलेस्टर का काम है जो एक ही पैटर्न से सारे मर्डर कर रहा है? लग तो ऐसा ही रहा है सर। इन सारे केसेस को अच्छी तरह स्टडी करो और देखो कि क्राइम सीन पर आसपास क्या क्या कॉमन है। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। राइट सर। पुलिस इस केस में सीरियल मोलेस्टर की थ्योरी बना रही थी, लेकिन संज्ञान के गायब होने का राज इस केस को फिर से दूसरी दिशा में मोड़ रहा था। सर ललितपुर से कुछ दूरी पर एक लॉज है, आरवी लॉज। इसी लॉज से 5 किलोमीटर की दूरी पर मेघा की लाश मिली थी। सर खबरों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पे एक लड़का छुपकर बैठा हुआ है। मुझे शक है कि वो संज्ञान है। फौरन एक टीम लेकर वहां पहुंचो। सर हमारा मेघा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। 7 जुलाई के बाद तो मुझसे मिले तक नहीं है। तो 7 जुलाई से तो अंडरग्राउंड क्यों है? सर उन लोगों ने हमें बहुत मारा, उस डर की वजह से हम वहाँ चले गए। डर की वजह से तो लॉज चला गया, अपने घर क्यों नहीं गया? जाते तो पापा परेशान हो जाते। वो तो अब भी परेशान है, ढूंढ रहे हैं तुझे हर जगह। तूने उन्हें नहीं बताया था तो लॉज में चुप के बैठा? नहीं सर, सर हमारा मेघा के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। हम तो प्यार करते थे उसे। तेरा हाथ है या नहीं ये हम पता लगाएंगे। पता लगाओ जरा अच्छी तरह से। सर तो हमने सीमा और मेघा समेत सभी केसेस के क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज स्कैन की। इन सभी क्राइम सीन पर ये मोपेड कॉमन है। ये मोपेड सीमा और मेघा के क्राइम सीन के आसपास भी देखी गई थी, लेकिन सर ये मोपेड रजनी देवी के गांव में देखे जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुनिए, अरे आप यहाँ कहाँ ले आए हो? लगता है गाड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर संज्ञान अब बोल रहा है कि उसके फादर जानते थे कि वो एक लॉज में छुपा हुआ था। हमें देर नहीं लगी तेरा पता करने में। तुझे फॉलो किया, तुझे रंगे हाथ पकड़ ली। सालों पहले तेरी बीवी का मर्डर हुआ था, मुझे पूरा यकीन है उसका मर्डर भी तूने किया होगा। सही कहा आपने। हमारा पहला शिकार हमारी पत्नी थी। वो हमारी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्द के साथ सोती थी, और जब हम उसके पास जाते तो वो हमें जलील करती कि तुम हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। एक दिन हमारा माथा सनक गया। हमने उसको हमेशा के लिए संतुष्ट कर दिया,
पर हम संतुष्ट नहीं हुए। उसी वजह से हमें इन औरतों से नफरत हो गई। तो ऐसा करता क्या था? ये औरतें तेरी बात मानकर तेरे साथ चलने को तैयार हो जाती थी? हम बहुत स्मार्ट हैं साहब। हम उनके पास जाते और उन्हें जता देते थे कि वो हमें जानती हैं और हम उन्हें जानते हैं, और हथौड़ा मार देते। और मेघा, वो तो तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। उसी की वजह से उसकी दादी रजनी ने हमारे बेटे को अधमरा कर दिया था। तो रजनी देवी को भी तूने मारा था? तब वो हमारा स्टाइल नहीं है। वो तो मेघा ही उसको मार के भागी थी। उसका हमारे पास फोन आया। हेलो अंकल, हम मेघा बोल रहे हैं, संज्ञान की दोस्त। मेघा? हाँ अंकल, संज्ञान ठीक तो है ना? हमने उससे बोला संज्ञान सही सलामत है और हम उसको संज्ञान से मिलवा देंगे। फिर हम उससे ललितपुर में मिले। उसने हमें अपना सारा दुखड़ा सुनाया। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हारा रेप करवाया था? हाँ अंकल। अब आई अक्ल ठिकाने तुम्हारी? हाँ बोलो, शादी करोगी उस लड़के से? अब हम मर जाएंगे लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। मेघा, मेघा, मेघा रुक। ठीक है, तो हम तुमको भी मार डालेंगे, उस लौंडे को भी। हाँ, तुमको क्या लगता है हम तुमको ऐसे जाने देंगे? उसने बताया कि संज्ञान के साथ भाग करके जिंदगी गुजारने के लिए उसने अपने दादी के गहने चुरा के बेच दिए। बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ बैठो, हम संज्ञान के पास तुम्हें ले चलते हैं। हैं? आओ। और सबकी तरह हमने मेघा को भी संतुष्ट कर दिया। अब तुझे संतुष्ट हम करेंगे। करो जरा इसकी तसल्ली। राम प्रवेश पिछले 7 सालों में सीमा और मेघा समेत 25 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। लेकिन मेघा सिर्फ राम प्रवेश की ही नहीं बल्कि अपनी दादी रजनी और शमशेर की क्रूरता का भी शिकार थी। मेघा अपनी दादी रजनी को एक आदर्श नारी के रूप में देखती थी। रजनी के उदाहरण देकर वो लोगों को आगे बढ़ने की सीख देती थी। लेकिन वही रजनी उसकी सबसे बड़ी गुनहगार थी। इंसान अपनी अच्छी कथनी से महान दिख सकता है, लेकिन महान काम करने वाले लोग बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं और उनकी कथनी खुद दुनिया लिखती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।